चलिए, आप पेपर दे के आ गए होंगे और प्रथम सेमेस्टर का एक पेपर है जो कि आपको देखने से पता लग गया होगा कि ये पेपर जो आप दे कर आए हैं वही पेपर है। बस उत्सुकता इस बात की है कि कौन सा हमारा प्रश्न सही है, क्योंकि संस्कृत और मैथ दो ही जो है विषय हैं, ये फिर दरवाज़ा खटखटाते हैं बैक की तरफ। तो आइए देखिए, कहीं आपको वो रास्ता तो नहीं दिख रहा है कि हमको फिर जाना है। तो उसके लिए केवल हम यहाँ पर जो व्याकरण के प्रश्न हैं उसी को ज़्यादा ध्यान देंगे और बकिया जो आपके बीटीसी से संबंधित हैं उस पर कम फोकस होगा। तो आप केवल उत्तर देख लीजिए क्या क्या इसका उत्तर सही है। तो देखिए, पहला विकल्प आपका है मार्गशीर्ष शब्द किस महीने का बोधक है। मार्गशीर्ष हिंदी माह का शब्द है, कौन सा महीना है? तो सीधे सीधे आप उत्तर जान लीजिए क्या है, अगहन है। मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो जब भी बहुवचन का रूप होता है तो लास्ट में शु और शु ये दोनों आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक ही विकल्प में आया है दूसरे वाले में। फिर पूछा है संस्कृत में कितने वचन होते हैं। यह सामान्य चीज़ है, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। वाक्य में किस पद में संबंध कारक है? तो देखिए, जहाँ पर का के की लगता है वही संबंध है, तो एक ही जगह है, वो चौथा विकल्प सही है। फिर पूछा है गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो ये गोधूम कहते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अधोलिखित संख्याओं की संस्कृत लिखिए। कुछ संख्याएं आती हैं और संख्याओं में आप जानते हैं कि पहली संस्कृत आपको पूछी गई है 8 की। तो 8 को आप अष्ट लिखते हैं। उसके बाद पूछा है 16, षोडश। फिर पूछा है 20, विंशतिः। और एक पूछा है लास्ट में 3। तो 3 को आप कुछ भी लिख दिए होंगे, चाहे त्रयः लिखे होंगे यह भी सही है, त्रीणि लिखे होंगे यह भी सही है, तिस्रः लिखे होंगे यह भी सही है। तो अलग अलग है, यह पुरुष के लिए है, यह स्त्रीलिंग के लिए है और ये नपुंसक के लिए है। तो अष्ट, ये आपका अष्ट है, षोडश, विंशति और 3। चलिए अगला देखिए क्या पूछा है, पशुओं का नाम लिखना है। 5 पशु, तो 5 पशु आप कुछ भी लिख दीजिए जो आपके अगल बगल है। बकरी हो गई, बकरी को आप क्या बोल देंगे, अजा, अजा हो गया बकरी। फिर गर्दभः एक पशु होता है, गधा। वृषभः बैल हो गया। कुकुरः सबसे आसान देखिए है, कुकुरः। एक आप सिंहा लिख दीजिए। इसके अलावा भी आप कुछ भी लिखे होंगे सब सही होगा। चलिए इसके बाद देखिए क्या पूछा है, एक सुक्ति आई हुई, इसका अर्थ पूछा है। उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी, अर्थात इसका एक लाइन का अर्थ है कि ऐसे पुरुष जो उद्यमी होते हैं, लक्ष्मी उनके पास हमेशा रहती हैं, अर्थात जो मेहनत करने वाले होते हैं उन्हें पैसे की कमी नहीं रहती है, वो कहीं भी रहे। तो कुल मिलाकर जो पुरुष सिंह जो उद्यमी होता है, अर्थात उद्यमी पुरुष होता है, उसके पास लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। पट धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष, तीनों वचन। तो केवल मध्यम पुरुष का तीनों वचन पूछा है। तो देखिए मध्यम पुरुष का तीनों वचन क्या होगा। मध्यम पुरुष का तीनों वचन का रूप बहुत आसान पूछा है, पठसि, पठथः, पठथ, यही आपका पूछा गया था। फिर पूछा था युष्मत शब्द का तृतीय विभक्ति तीनों वचन में। युष्मत शब्द मतलब यह सर्वनाम का रूप है और तुम का सर्वनाम, जिसको आप त्वम वाला रूप रखते हैं, त्वम, युवाम, यूयम, तो वही पूछा है, लेकिन उसका तृतीया पूछा है। तो तृतीया होता है त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। यही है, यही जो लिखे होंगे उसका उत्तर सही होगा। तो आपका 10वां प्रश्न हो गया। 11वां पूछा है ताः विद्यालयम अगच्छन्, इसका अर्थ बता दीजिए। तो ताः विद्यालयम अगच्छन् का अर्थ देखिए होगा, ताः विद्यालयम अगच्छन्, ताः विद्यालयम अगच्छन्, इसका अर्थ है वे सब, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। साते ताः बहुवचन है, वे सब विद्यालय अगच्छन् मतलब ये लंग लकार का रूप है।
तो वे सब विद्यालय गई, वे सब विद्यालय गई या वे सब विद्यालय जाती थी। फिर पूछा है भाववाचक संज्ञा, ये हिंदी का है, आप हिंदी में अपना देख लीजिएगा। वैसे जानते हैं ऐसे संज्ञा के शब्द जिससे किसी का भाव, दशा, गुण का आकृति इत्यादि का बोध हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे मोटापा, बुढ़ापा, जवानी, ये सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा में आ जाती हैं। इसको आप देख लीजिएगा, ज़्यादातर फोकस आपका व्याकरण पे है। क्री धातु, लंग लकार, तीनों पुरुष। देखिए क्री धातु का लंग लकार तीनों पुरुष लिखना है। तीनों पुरुष से क्या मतलब है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये लंग लकार पूछा है तो ये शुरुआत होता है अकरोत, ये प्रथम पुरुष है। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, यहाँ आप हम लिख दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अकुर्वन, ये आपकी किताब में होगा। ध्यान क्या देना है, जब आप लिख के आए होंगे, चूंकि आपकी किताब में ये सारा रूप है, यहाँ पर मिलेगा अकुर्वन, अपूर्व, अकूर्म। अकूर्म लास्ट में आपको मिलेगा, अपनी किताब में होगा, देखिएगा। ध्यान क्या देने वाली बात है, क्या ध्यान देंगे, क्योंकि आप अपनी किताब में जरूर मिलाएंगे, हम लिखें क्या है। तो ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर जो प्रथम पुरुष में आप लिखे होंगे सबके पास हलंत लिखना होगा, तभी आपका सही होगा। और कहाँ हलंत लिखे होंगे आप जानते हैं गणित का एक सिंबल होता है 7, तो जहाँ से 7 जाता है वहाँ हलंत लगाए होंगे, तभी आपका रूप सही होगा। बाकी आप रूप अपनी किताब से देखिएगा, यहाँ पर देखिए हलंत होगा, यहाँ हलंत होगा, यहाँ हलंत होगा, फिर कहाँ पे होगा देखिए, ये जो मध्यम पुरुष का है यहाँ पे हलंत होगा और लास्ट में यहाँ, तो 3 जगह आपका हलंत आएगा। 1 2 3 4 5, इस क्रम में आपका हलंत लगाए होंगे तो सही है। रूप तो सही लिख के आए होंगे। मान लीजिए आप अकुर्वान लिखे होंगे, यहाँ पर हलंत छोड़ दिए होंगे, यहाँ पर लिखे होंगे, यहाँ पर हलंत लगा दिए होंगे, तो हलंत आपको याद रहे। आपके रूप की स्टार्टिंग हम बता दिए, अकरोत, अकुरताम, अकुर्वन है, और लास्ट में अकूर्म है। तो अकूर्म में केवल ध्यान क्या देना है कि कहाँ कहाँ हलंत है। तो याद रखिए 7 आपको याद रहे, लंग लकार में 7 याद रहे, और 7 के बाद जहाँ जहाँ से 7 गुजरा है वहीं हलंत है आपका। कहाँ कहाँ पे देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 जगह आपका हलंत रहेगा। चलिए फिर अगले प्रश्न पे आइए। अगला देखिए क्या है, क्रिधात 13वां प्रश्न आपका हो गया। भाववाचक संज्ञा हो गई, क्रिधात हो गया। संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का क्या महत्व? तो अभी हम बात कर रहे थे, अगर आपका व्याकरण सही नहीं है तो आप वाक्य शुद्ध नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ लिखा गया है ताह विद्यालयम अगच्छन, अगर आपका व्याकरण सही नहीं है तो आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ताह कहाँ का है। अगर ताह आप लगा ही दिए हैं, मान लीजिए कोई यहाँ पर अगच्छत लिख देगा तब भी गलत हो जाता। इसका मतलब संस्कृत में व्याकरण का पढ़ने में, लिखने में, समझने में और शुद्ध उच्चारण करने में, अगर आपका शुद्ध उच्चारण नहीं है तो व्याकरण की त्रुटि मानी जाएगी। तो आप संस्कृत के व्याकरण में महत्व जानते हैं। सब कुछ लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने में सब जगह व्याकरण का महत्व है। अगर आपका व्याकरण सही नहीं है तो आप संस्कृत न तो पढ़ सकते हैं, न तो लिख सकते हैं, न तो बोल सकते हैं। तीनों में आपका कमी हो जाएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब आपका व्यर्थ हो जाएगा यदि आप व्याकरण नहीं जानते हैं। फिर पूछा है संस्कृत में इंटरनेट की क्या उपयोगिता है? तो आज जान रहे हैं आप इंटरनेट के माध्यम से ही ये पढ़ रहे हैं। एक इंटरनेट की उपयोगिता अभी देख लीजिए। यदि आप इसका आंसर चेक कर रहे हैं किसी भी चैनल पे जाके, या आप ऑनलाइन पढ़े होंगे, तो ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण में सब उपयोगिता इंटरनेट की है कि हम घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप संस्कृत शिक्षण में आ जाती हैं। तो इंटरनेट का इस समय सबसे ज़्यादा महत्व हो चुका है। आप इसको अपनी किताबों में और विस्तार से देख लीजिएगा। बाकी फिर आ जाइए व्याकरण पे। अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। पहला पूछा है हरि को नमस्कार है। देखिए नमस्कार में जो होता है वो चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो जिसको नमस्कार होता है उसी में चतुर्थी लगाते हैं। हरि को नमस्कार है तो हरि का आप चतुर्थी लगाइए। हरि का रूप हरि हरि हरियम, हरि हरि हरिय, हरिम हरि हरिन, हरिड़ा, हरिभ्याम, हरिभि, हरये। चूँकि हरि एक है, इसका मतलब इसका सीधा सीधा देखिए आएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं हरये, बस इतना ही लिखना था। नमः, बस हो गया आपका। हरये नमः। वह घर जाती है, ये गोज़ टू होम अंग्रेजी वाले समझ गए होंगे, लेकिन आपको संस्कृत लिखना है। क्या लिखेंगे? यहाँ फिर देखिए वही व्याकरण का महत्व पूछा है। संस्कृत में व्याकरण का क्या महत्व है?
अगर वह के संस्कृत को स लिखा होगा तो व्याकरण की त्रुटि हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वो स्त्रीलिंग है, अर्थात हम लिखेंगे सा। सा कहाँ जाती है, वह विद्यालय जाती, घर जाती है। सा गृहम जाती है, तो यह प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन का हम रूप लगा देंगे, हो गया सा गृहम गच्छति। अब यहाँ पर व्याकरण देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि व्याकरण का महत्व क्या है। फिर पूछा है हम दोनों पढ़ते थे, देखिए मिटा देना जानिए, हम दोनों पढ़ते थे, ये देखिए ये लंग लकार हो गया। तो पढ़ते थे तो सबसे पहले आप इसको लिखिए हम दोनों की संस्कृत, हम दोनों की संस्कृत क्या होती है, आवाम। अब जब आवाम लिख लिए तब यह खोजिए ये किस पुरुष और किस वचन का रूप है, तो जानते हैं यह उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो हमको रूप भी वही लिखना है, उत्तम पुरुष का द्विवचन, लेकिन शर्त क्या आ गई कि लंग लकार लिखना है। मान लीजिए आपको लंग लकार नहीं याद है तो लट लकार ही लिख लीजिए, पठामी पठावह, तब भी आपका सही है। लेकिन एक काम करना रहेगा, आप लिख दीजिए उसके आगे स्म, आपका अनुवाद सही हो जाएगा। तो जो लोग आवाम पठावा स्म लिखें उनका सही है, और जो पूरा पूरा लंग लकार पर गए हैं उनको याद था तो वो क्या लिखे होंगे, अपठम अपठाव, अपठाव, तो ये भी सही है। यहाँ पे हलंत विसर्ग कुछ नहीं रहेगा। तो हो गया आवाम अपठाव, हम दोनों पढ़ते थे, ये भी सही है। अगर आप हिंदी को ये लट लकार के घर गए हैं तो लट लकार के घर जाइए और अस्म लगा दीजिए, तब भी सही है। आवाम पठावह अस्म या आवाम अपठाव। लास्ट पूछा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो ये रटे रटाए हैं, छोटी कक्षाओं से रटते आए हुए हैं। वृक्षात पत्राण पतंती, ये रट क्या है, वृक्षात पत्राणी और पतंती, ये क्यों हुआ है आप इसको भी जान लीजिए, क्यों पतंती आया है, क्योंकि ये वृक्ष से अलग हुए हैं, इस नाते ये पंचमी लगा है, अलगाव में पंचमी लगता है अपादान कारक। और पत्ते गिरते हैं, अब इसके अनुसार क्रिया रहेगी, इसका क्रिया से कोई रोल नहीं है, ये केवल कारक है। पत्राणी मतलब बहुवचन है तो बहुवचन का रूप लग गया पत्राणी पतंती। अगर यहीं पर रहता पत्ता गिरता है तो पत्रम पतति हो जाता। तो फिर से मिला लीजिए, पहला हो जाएगा हरे नमः, दूसरा आपका है वह घर जाती है, सा गृहम गच्छति, हम दोनों पढ़ते थे, इसका हम दो बताए हैं। आवाम पठावास में ये भी सही है, आवाम अपठाव ये भी सही है, और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणी पतंती। 17वां क्वेश्चन देखिए पूछा है, ये आप 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, तो सुभाषितान में आपको प्रायः मिलता है, बहुत आसान है, जब आप संस्कृत पढ़े होंगे तो सब लोग 8 तक पढ़े हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो और बलम। सामान्य सा अर्थ है, यदि आप किसी का अभिवादन करते हैं, अभिवादन करने से, शीलता दिखाने से, विनम्रता दिखाने से और नित्य वृद्धों की सेवा करने से, क्या क्या है, अभिवादन करने से, शीलता दिखाने से, प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने से, चत्वारि माने 4 चीज़ें, तस्य मतलब उसकी बढ़ जाती हैं, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ती हैं, पहला आयु बढ़ जाता है उसका, जिसकी आपको ज़रूरत ही है। फिर विद्या बढ़ जाती है, क्योंकि आपको मास्टर बनना है तो विद्या चाहिए चाहिए, आयु बढ़ जाएगी, विद्या बढ़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, यश, आपका लोग गुणगान करेंगे। और चौथी चीज़ क्या बढ़ जाएगी, बल, क्योंकि आपके पास बल एनर्जी नहीं रहेगी तो ये तीनों चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो आपको सामान्य सा अर्थ है इसका क्या है, अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने से, शीलता दिखाने से और प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने से उस व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। लास्ट पूछा है संस्कृत में भाषा शिक्षण जो है, संस्कृत भाषा शिक्षण, उसमें आदर्श वाचन का क्या महत्व होता है। आदर्श वाचन देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो हमारे लिए आइडियल है। तो आइडियल चीज़ें हमेशा बहुत अच्छी होती हैं। तो यदि आप कोई चीज़, अब आप पढ़ाने गए, चूँकि पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, आप पहला सेमेस्टर, अभी आपको 3 सीढ़ी और पार करना है, तब उसके बाद आप मास्टर की लाइन में आएंगे। तो आप अगर आप 1 माह के लिए विद्यालयों पर गए होंगे प्राथमिक में, तो वहाँ आप पहले आदर्श वाचन किए होंगे बच्चों के बीच। तो अगर आप अच्छा वाचन किए होंगे तो बच्चे भी ढंग से सुने होंगे कि मैडम कैसे पढ़ रही हैं, सर जी कैसे पढ़ रहे हैं। अगर आप जैसे पढ़े होंगे, बच्चा हूबहू वैसे पढ़ा होगा, तो आदर्श वाचन में महत्व में सबसे बड़ा महत्व है कि आपको शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, लेखन शुद्ध होना चाहिए। कुछ लोग का ऐसे लिख देंगे तो बच्चा भी,
जैसे आप लेखन में गड़बड़ी करते हैं तो बच्चा भी जो नहीं समझ रहा वो नहीं समझ पा रहा है का क्या है। अगर आप जल्दी से कोई बोल दिए, जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभिवादन शील सनित, इसका मतलब आपने शुद्ध उच्चारण नहीं किया तो बच्चा भी वही कहेगा। तो आदर्श वाचन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आदर्श वाचन सही है तभी अनुकरण वाचन होता है। ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में पढ़ाई गई होंगी। इस प्रकार आपके ये प्रश्न हैं। बकिया आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करेंगे तो सेकंड सेमेस्टर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मैथ, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी, कहने का मतलब सारी चीज़ें हैं। अभी ये शुरुआत है, वीडियो हो सकता है कुछ कम ज़्यादा बनी हो, क्योंकि यहाँ कुछ समस्याएं थी जिसके कारण ये वीडियो हम टाइप नहीं कर पाए। आपको हूबहू पेपर ही सॉल्व करा दिए हैं। तो आप पेपर देखिए, जहाँ समस्या हो आप अपने अध्यापक से पूछिएगा कि हमारी कमी कहाँ रह गई, और कोशिश रहे कि आप 25 से बैक न लगे और कम से कम वो पार हो जाए 13, क्योंकि हम पेपर जिससे पाए वो बैक देने जा रहा था। बैक देकर लौटा हुआ छात्र था जिसका हमने पेपर पाया था। तो आपको कल कोई यह न कहे कि आप भी बैक देकर आइए, आपसे कोई पेपर ले ले। तो यह ध्यान रहे, संस्कृत बहुत आसान है, केवल आप बेस पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप पेपर सही हुआ होगा। धन्यवाद।